नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत जनवरी 2023 माह के करंट को कवर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज की क्लास में सम्मेलन और बैठक के साथ-साथ खेल से संबंधित करंट को कवर किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सम्मेलन और बैठक से। इसमें जो सबसे पहला सम्मेलन दिया गया है, पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन। याद रखिएगा यहाँ पर यह प्रश्न बनता है कि ये जो पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन है, ये किस पर आधारित है? तो याद रखिएगा जल पर राज्य मंत्रियों का ये पहला अखिल भारतीय सम्मेलन है। ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो आपका जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जल पर राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का विषय क्या था, तो आपका जवाब होगा वाटर विजन @2047। इसका विषय भी आप याद रखेंगे। याद रखिएगा यह आयोजन 5 और 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन था, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा राज्यों के विभिन्न जल हितधारकों से इंडिया @2047 और 5P के लिए विचार प्राप्त करना। अभी तो आपने ये जाना कि ये जो सम्मेलन हुआ था, इसका विषय था वाटर विजन @2047। ये 5P क्या है? तो याद रखिएगा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संबंध में भारत @2047 के अंग के रूप में जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री ने 5P का मंत्र दिया था। क्लियर है? अब ये 5P का मंत्र क्या क्या है? तो इसमें जो पहला पी है उसका मतलब है पॉलिटिकल विल यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति। दूसरे पी का मतलब है पब्लिक फाइनेंसिंग यानी इसमें लोक वित्त हो। तीसरे पी का मतलब है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। चौथे पी का मतलब है पब्लिक पार्टनरशिप यानी जन भागीदारी। और अंतिम पांचवें पी का मतलब है परसुएशन फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी निरंतरता के लिए प्रेरणा। ये 5P प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल सुरक्षा की चुनौतियों के समाधान के लिए दिया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से एक विशेष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का नाम क्या था? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा यदि इसका विषय आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज यानी आवाज और उद्देश्य की एकता। याद रखिएगा इस वैश्विक शिखर सम्मेलन में वैश्विक सहित विकासशील देशों ने अपने मुद्दों, अपनी चिंताओं और अपनी प्राथमिकताओं को रखा है इसमें। और ये जो शिखर सम्मेलन था, अगर हम इसमें बात करें कि किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, तो कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर बात हुई, रूस यूक्रेन संघर्ष पर बात हुई, साथ ही साथ खाद्य, उर्वरक और ईंधन की बढ़ती कीमतों पर भी चर्चा की गई। याद रखिएगा ये जो डिजिटल शिखर सम्मेलन था, इसमें टोटल 10 सत्र आयोजित हुए, जिसमें से 2 सत्र ऐसे थे जो शासनाध्यक्षों के द्वारा यानी जो उन देशों के प्रमुख थे उनकी अध्यक्षता में हुए, और 8 सत्र ऐसे हुए जो मंत्री स्तरीय। जैसे अगर हम मंत्री स्तरीय सत्र की बात कर लें तो जैसे वित्त मंत्रियों का जो सत्र था उसका विषय था जन केंद्रित विकास के वित्त पोषण। पर्यावरण मंत्रियों का विषय था पर्यावरण के अनुकूलन जीवन शैली के साथ विकास को संतुलन करने पर। यदि हम बात कर लें विदेश मंत्रियों के सत्र की तो इसका विषय था वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएं, एक अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना। इसी प्रकार ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का जो विषय था वो था ऊर्जा सुरक्षा और विकास समृद्धि का रोडमैप। याद रखिएगा ये जो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें प्रधानमंत्री ने एक योजना की घोषणा की। उस योजना का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री, जिसके तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा और इन देशों के विकास समाधान की सुविधा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये आरोग्य मैत्री परियोजना को भी। याद रखिएगा भारत और अन्य विकासशील देशों के साथ उसकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल भी शुरू करेगा। क्लियर है? अगला देखिए, याद रखिएगा नई दिल्ली में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए विकासशील देशों के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति क्या नाम रखा गया है? ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप शुरू किया जाएगा। इसके अलावा विदेश मंत्रालयों के युवा अधिकारियों को जोड़ने के लिए ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट्स फोरम का भी प्रस्ताव रखा गया है। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की, जिसके तहत प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय संकट पर विकासशील देशों को चिकित्सा आपूर्ति की जाएगी। इसकी चर्चा अभी की भी गई है। याद रखिएगा भारत विकास समाधानों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। क्लियर है? जिसे ग्लोबल साउथ में बढ़ावा और लागू किया जा सकता है। अगर हम बात कर लें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तो याद रखिएगा भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और भारत ने कहा कि हम अन्य विकासशील देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव को लॉन्च करेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो प्रमुख बातें थी कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय था यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पज, और इसमें ये जो तमाम बातें हैं इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है संघाई सहयोग संगठन। याद रखिएगा
2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में भारत को संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई है। याद रखिएगा, भारत को राष्ट्राध्यक्षों की एससीओ परिषद की अगली बैठक यानी जो वर्ष 2023 में आयोजित होगी, इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे, वर्ष 2023 में भारत राष्ट्राध्यक्षों की जो एससीओ परिषद की बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेगा और ये आयोजन भारत में होगा। याद रखिएगा, सितंबर 2023 तक भारत 1 वर्ष के लिए इस समूह की अध्यक्षता करेगा। यहां पर आपको यह भी बात ध्यान रखना है कि भारत पहली बार संघाई सहयोग संगठन एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर कई बैठकें आयोजित करेगा, जिसमें नशीले पदार्थों पर 5 बैठकें भी शामिल हैं। यहां पर आपको एक बात और याद रखना होगा कि इस बैठक में एससीओ एंटी ड्रग रणनीति 2018 से 2023 और इसकी कार्य योजना 2021-23 पर समीक्षा भी की जाएगी। क्लियर? तो इतनी बातें आप यहां पर संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन बैठक के संदर्भ में याद रखेंगे। यदि हम एससीओ की कुछ बेसिक बातों को देखें तो याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना जून 2001 में संघाई में हुई थी। इसका सचिवालय बीजिंग में है। यदि हम बात करें एससीओ के सदस्यों की तो याद रखिएगा, इसमें 8 पूर्ण सदस्य हैं। कई जगहों पर इसमें नए सदस्य की जिक्र भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं हुई है। केवल इन 8 पूर्ण सदस्यों के बीच में सहमति मात्र बनी है। इसलिए याद रखेंगे कि एससीओ में अभी 8 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें से 6 संस्थापक सदस्य हैं। कौन कौन? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा, 2017 में एससीओ में भारत और पाकिस्तान को भी पूर्ण सदस्यता मिली थी। इस प्रकार इसमें 8 पूर्ण सदस्य हैं। यदि हम 2023 में हुए कुछ सम्मेलनों की चर्चा कर लें, इसमें वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। दूसरा सम्मेलन है FAO अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह का 12वां सत्र। कहां पर? रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन 2023 याद रखिएगा, जाजपुर, उड़ीसा में आयोजित हुआ। विश्व आर्थिक मंच का जो 53वीं बैठक है, ये दावोस, स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, ये 53वीं बैठक है। ये क्रम जरूर आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, तो इसका आयोजन इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। ये किस क्रम का था? ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन था। क्लियर है? तो इतनी बातें आपने यहाँ पर जनवरी 2023 माह में जो भी सम्मेलन और बैठक हुए उसको कवर किया। अगला जो टॉपिक है वो है खेल। तो चलिए खेल से जुड़े हुए तथ्यों को देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है महिला प्रीमियर लीग 2023। याद रखिएगा, ये आईपीएल की जो बात हो रही है महिलाओं से संबंधित है। क्लियर है? याद रखिएगा, 25 जनवरी 2023 को बीसीसीआई ने महिला आईपीएल के पहले सीजन के लिए 5 टीमों का ऐलान किया है। क्लियर है? तो यहां पर आप टीमों की संख्या भी याद रखेंगे। अब इसमें 5 टीमें कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और लखनऊ। क्लियर है? और इन फ्रेंचाइजी टीमों में सबसे महंगी टीम कौन सी है? अहमदाबाद। इसे अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा खरीदा गया है। याद रखिएगा, इस प्रीमियर लीग का नाम क्या रखा गया है? महिला प्रीमियर लीग, अर्थात WPL। यदि हम इस महिला आईपीएल टीमों की कुल कीमत की बात करें, यानी 5 टीमों की कुल कीमत, तो याद रखिएगा यह है 4,669.99 करोड़ रुपए, यानी 4,669.99 करोड़ रुपीस। याद रखिएगा, यहां नीचे एक चार्ट के माध्यम से इन टीमों की कीमत को दिखा गया है और इसमें जिसने इसको परचेज किया है उसका नाम है। जैसे अहमदाबाद टीम की बात कर लें तो इसकी जो कीमत है वो क्या है? 1289 करोड़ रुपए और इसे अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको स्पॉन्सर किया है। यदि हम मुंबई टीम की बात करें तो इसे इंडिया विन स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया है। यदि हम बेंगलुरु की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। दिल्ली टीम की बात करें तो JSW GMR क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और यदि हम लखनऊ टीम की बात करें तो इसकी कीमत है 757 करोड़ रुपए और केपरी ग्लोबल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जिस प्रकार से आपने जाना कि इन 5 महिला आईपीएल टीमों में अहमदाबाद सबसे कीमती टीम है, तो वहीं ये बात भी याद रखिएगा कि जो लखनऊ की टीम है वो सबसे कम कीमत वाली टीम है। क्लियर है? कितनी करोड़ की है? 757 करोड़ रुपए की। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेट 2022। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। भारत के स्टार क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना है। किसको? सूर्य कुमार यादव। याद रखिएगा, यदि हम 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर की बात करें तो यह पुरस्कार मिला है तहलिया मैकग्राथ को। किसको? तहलिया मैकग्राथ को। और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। यदि हम इसमें कुछ अन्य पुरस्कारों की बात कर लें तो याद रखिएगा, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए वेन स्टोक को पुरस्कार मिला है। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। यदि हम आईसीसी मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी की बात करें तो ये बाबर आजम को दिया गया है, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। यहां पर ODI का मतलब है वनडे इंटरनेशनल, यानी वनडे इंटरनेशनल में
आईसीसी मेंस में क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सर गारफील्ड सोवर्स ट्रॉफी जो है बाबर आजम को दी गई। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो याद रखिएगा पाकिस्तान के। इसी प्रकार से आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसको दी गई है? नेट सीवर को। ये इंग्लैंड की महिला खिलाड़ी हैं। अगला है इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष का पुरस्कार मार्को जानसेन को मिला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। यदि हम इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला की बात कर लें तो ये रेणुका सिंह को मिला, जिनका संबंध भारत से है। यहां पर देखिए, इस प्रश्न को आप दो तरीके से समझेंगे। एक तो ये सीधा प्रश्न बनता है कि इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला किसको मिला, तो आपका जवाब होगा रेणुका सिंह, भारत की है। यहां इस प्रश्न को दूसरी तरह से यह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही रेणुका सिंह, इनका संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर है और संबंध भारत से। अगला प्रश्न है मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। देखिए, ये जो दो हैं ये पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, बस केवल आप इसको एक बार सुन लीजिए। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर गेरहार्ड इरास्मस हैं, नामीबिया के, और विमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ईशा ओजा हैं, जो कि यूएई की हैं। यहां पर आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि एम्पायर ऑफ द ईयर कौन है, तो याद रखिएगा रिचर्ड इलिंगवर्थ। और ये जो रिचर्ड इलिंगवर्थ हैं किस देश के हैं? इंग्लैंड के। एम्पायर ऑफ द ईयर से संबंधित प्रश्न पूर्व में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यदि हम स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करें तो उसके लिए आसिफ शेख को दिया गया है, जो कि नेपाल के हैं। इतनी बात आप यहां पर इस पुरस्कार के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023। याद रखिएगा 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है और वो वर्ल्ड कप जीत गया। यानी आपको ध्यान रखना है, चूंकि इसमें भारत की जीत हुई है इसलिए ये विश्व कप और इंपॉर्टेंट है। ये अंडर 19 महिला टीम का टी20 विश्व कप था, जिसको भारत ने जीता, किसको हराकर? इंग्लैंड को। क्लियर है? और इसका आयोजन कहां किया गया था? तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यहां पर याद रखिएगा भारतीय टीम की अगुवाई किसने की थी? शेफाली वर्मा ने की थी। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इंग्लैंड टीम की कप्तान कौन थी? ग्रेस स्कूवेंस। इंग्लैंड टीम की कप्तान ग्रेस स्कूवेंस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया, ये भी ध्यान रखेंगे। याद रखिएगा यदि आपसे पूछा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया, तब आपका जवाब होगा तीतास संधू को। किसको? तीतास संधू को। अगला जो खेल का क्षेत्र है वो है हॉकी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हॉकी विश्व कप 2023। याद रखिएगा 29 जनवरी 2023 को जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से पराजित करके हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैच का आयोजन है ये कहां पर हो रहा है, ये भी बात आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो याद रखेंगे कि ये मैच का आयोजन भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये जो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, जिसका फाइनल खेला गया, वो कहां पर? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जर्मनी ने 3 हॉकी विश्व कप का खिताब जीतने वाली ये चौथी टीम हो गई है। यानी इसके पहले 3 टीम और ऐसी हैं जिन्होंने 3 बार हॉकी विश्व कप जीता है। यदि हम इसके बैकग्राउंड की बात कर लें तो याद रखिएगा हॉकी विश्व कप में अगर सबसे सफल टीम माना जाएगा तो वो है पाकिस्तान की टीम, क्योंकि इन्होंने 4 बार हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है। इसके बाद नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 ऐसी टीमें हैं जिन्होंने 3-3 बार इस खिताब को जीता है। यानी पाकिस्तान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद इस बार जर्मनी वो टीम हो गई है जिसने 3 बार हॉकी विश्व कप जीता है। क्लियर? और किसको हराकर जीता? बेल्जियम को। यहां पर एक बात और आप ध्यान में रखेंगे कि नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है। ठीक है? और इस हॉकी विश्व कप में वो तीसरे स्थान पर रही। कौन? नीदरलैंड। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर एक बात और इन जनरल याद रखिएगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, इनके निजी सचिव को 47वें FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा FIH अध्यक्ष का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम इस FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के पुरस्कार सूची की बात करें तो अभी आपने जाना था कि इस विश्व कप को किसने जीता था? जर्मनी ने, यानी उसको स्वर्ण पदक मिला। उसने हराया किसको था? बेल्जियम को 5-4 से, तो रजत पदक मिला बेल्जियम को। और अभी आपने ये भी जाना था कि नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसका मतलब एक कांस्य पदक किसको मिलेगा? नीदरलैंड को। ये क्लियर हो गया? यदि हम इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का नाम है निकलास वेलेन, जो कि जर्मनी के हैं, और बेस्ट फॉरवर्ड में भी निकलास वेलेन का नाम है। ठीक है? तो याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और बेस्ट फॉरवर्ड दोनों जो पुरस्कार है वो निकलास वेलेन को मिला है। यदि हम फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो इसमें बेल्जियम टीम को ये पुरस्कार मिला है। क्लियर? बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इसका पुरस्कार मुस्तफा काशिम को मिला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं। यदि हम हीरो टॉप स्कोरर की बात करें तो जेरेमी हेवर्ड हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन थे, तो याद रखेंगे विंसेंट वनास, जो कि बेल्जियम के। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जेरेमी हेवर्ड ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर ये पूछे जाने की संभावना कम है, विक्टर वेगनेंस है, जो कि बेल्जियम के हैं। क्लियर?
याद रखिएगा, उड़ीसा में ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप खेल हुआ, इसमें कुछ नए रिकॉर्ड भी बने हैं। कौन से रिकॉर्ड बने हैं? याद रखिएगा, इस 2023 की प्रतियोगिता में नीदरलैंड ने अपने एक खेल में अपने प्रतिद्वंदी चिली को 14-0 के बड़े अंतर के साथ पराजित किया और हॉकी विश्व कप के इतिहास में किसी भी टीम की तरफ से दर्ज की गई ये सबसे बड़ी जीत होगी। ठीक है, यानी नीदरलैंड ने चिली को 14-0 से इस पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में पराजित किया। यदि हम इसके पहले का रिकॉर्ड देखें तो इसके पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम दर्ज था। उसने साउथ अफ्रीका की टीम को 2010 के सीजन में 12-0 के अंतर से पराजित किया था। क्लियर है? तो इस अचीवमेंट को भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर अगर हम FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की कुछ विशेषताओं की बात करें तो याद रखिएगा, हॉकी टीम का ये टूर्नामेंट का ये 15वां संस्करण था। तो याद रखेंगे, ये संस्करण कौन सा था? 15वां, जो भारत के उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला गया। याद रखिएगा, विश्व की 16 टीमें इस पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में शामिल हुई थी। देखिए, कई बार आपसे टीमों की संख्या भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे, ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 था, इसमें कुल कितनी टीमें आई थी? 16। कौन सा संस्करण था? 15वां। आयोजन कहाँ था? उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। इसका आयोजन 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच हुआ। याद रखिएगा, भुवनेश्वर का कलिंगा स्टेडियम और नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो कि राउरकेला में है, इसने विश्व कप 2023 के 44 मैचों की मेजबानी की है। क्लियर है? तो कई बार स्टेडियम कहां पर है ये भी पूछा गया। तो कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये राउरकेला में है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम इसके पहले संस्करण की बात करें तो जो 14वां वर्ल्ड कप था ये भुवनेश्वर में ही हुआ था और ये कब हुआ था? 2018 में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हरा दिया था। क्लियर है? तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और जो 15वां संस्करण था 2023 में, इसमें जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से पराजित किया है। यदि हम पहले विश्व कप की बात करें तो इसका आयोजन 1971 में हुआ था और 1974 से महिला हॉकी विश्व कप भी आयोजित होने लगा। क्लियर? अगला खेल शतरंज से संबंधित है। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है विश्व ब्लीड्स शतरंज चैंपियनशिप। याद रखिएगा, यहाँ जो सबसे आपसे मूल प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो विश्व ब्लीड्स शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका जवाब होगा अल्माटी, कजाकिस्तान में। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 30 दिसंबर 2022 को पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन, जिनका नाम क्या है? कोनेरू हम्पी, इन्होंने महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो कोनेरू हम्पी है ये 12.5 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता विबिसारा बालाबायेवा से आधा अंक पीछे रही। क्लियर है? तो यानी याद रखेंगे, इसमें विजेता कौन थी? विबिसारा बालाबायेवा। और किस देश की है ये? कजाकिस्तान की। क्लियर है? और भारत की कोनेरू हम्पी को महिला वर्ग में रजत पदक मिला। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अभी आपने ऊपर ये देखा था कि ये पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन रह चुकी हैं। तो याद रखिएगा, कोनेरू हम्पी ने 2019 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि विश्व ब्लीड्स शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अभी आपने ऊपर जाना कि अल्माटी, कजाकिस्तान में हुआ। ये आयोजन 29 और 30 दिसंबर 2022 को हुआ था। यदि हम इसके पुरुष वर्ग की बात करें तो पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत का 79वां ग्रैंड मास्टर। याद रखिएगा, जो भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रणेश एम। ठीक है, यानी 79 में जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो भारत के प्रणेश एम हैं। यहां पर याद रखिएगा, ये जो प्रणेश एम है फिडे सर्किट के पहले टूर्नामेंट रिल्टन कप विजेता के रूप में ये उभरे हैं। अब बात हो रही है रिल्टन कप की, तो याद रखिएगा रिल्टन कप 2022-23 में स्वीडन में आयोजित हुआ और इसका आयोजन 27 दिसंबर से 5 जनवरी 2023 के बीच हुआ। याद रखिएगा, इस रिल्टन कप में 29 राष्ट्रीय महासंघों का प्रतिनिधित्व हुआ जिसमें 136 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। याद रखिएगा, यदि हम कुछ पहले ग्रैंड मास्टर की बात कर लें तो अभी आपने जाना कि 79वें ग्रैंड मास्टर प्रणेश एम है। अगर हम 78वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो कौस्तव चटर्जी हैं। यदि 77वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो आदित्य मित्तल हैं और 76वें ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद हैं। देखिए, कई बार आपको इसकी मैचिंग करने के लिए भी आया है या पूछ दिया जाता है, कई ग्रैंड मास्टर का नाम लिख के पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आप इन चारों ग्रैंड मास्टर के सही क्रम के साथ नाम को याद रखेंगे। अगला टॉपिक है बैडमिंटन खेल से। याद रखिएगा, इसमें जो पहला नाम है वो है यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। यदि हम यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के पुरुष एकल चैंपियन की बात करें तो याद रखिएगा उनका नाम है कुनलावुत वितिदर्शन। और ये जो कुनलावुत वितिदर्शन है किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड से। और यदि हम यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के महिला एकल चैंपियन की बात करें तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अन सियंग। और याद रखिएगा, ये जो अन सियंग है ये किस देश से संबंधित है? तो ये कोरिया की महिला खिलाड़ी है। क्लियर? तो याद रखेंगे इनको। अगला देखिए, याद रखिएगा, अभी आपने जो पढ़ा था कि कुनलावुत ने पुरुष एकल को जीत लिया है, तो यहां पर यह प्रश्न उठता है कि उन्होंने इसमें किसको पराजित किया है? तो याद रखिएगा, कुनलावुत ने
विक्टर एक्सेल सेन को पराजित किया है। ठीक है, क्या नाम है? विक्टर एक्सेल सेन। और अगर आपसे पूछा जाए कि महिलाओं का जो खिताब जीता था अनसियंग ने, उन्होंने किसको पराजित किया था? तो याद रखिएगा, उन्होंने अकाने यामागुची को पराजित किया था। क्लियर है? किसमें? पुरुष और महिला एकल में। ये नाम याद रखेंगे दोनों का। यदि हम पुरुष युगल खिताब की बात कर लें आपसे, तो पुरुष युगल खिताब को किसने जीता? तो लियांग वेई केंग और वांग चांग ने जीता था। क्लियर है? याद रखिएगा, यदि हम जिस तरह से अभी आपने पुरुष युगल देखा, उसी तरह से अगर हम महिला युगल खिताब की बात कर लें, तो जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा ने यह खिताब जीता है। महिला युगल का खिताब किसने जीता? जापान की नामी मात्सुयामा और चिहारू शिदा ने जीता। और यदि हम मिश्रित युगल की बात कर लें, तो मिश्रित युगल का खिताब जापान की यूटा बाटानबे और अरिसा हिगानिशो ने जीता है। क्लियर है? तो ये आप जाने याद रखेंगे, पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। क्लियर है? तो इनको याद रखेंगे। अगला है इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के संदर्भ में कुछ बातें देखिए। यदि हम बात कर लें कि ये जो यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 का आयोजन था, ये कहां पर हुआ, कौन सा संस्करण था? तो याद रखिएगा, इसका आयोजन नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में हुआ था। कब? 17 से 22 जनवरी 2023 के बीच। और याद रखिएगा, इस बार 2023 में ये 20वां संस्करण था। यहां पर इतनी बात आपको इस यूनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 के संदर्भ में याद रखना है। अगला खेल है टेनिस, और इसमें जो सबसे पहला टूर्नामेंट आपको ध्यान में रखना है वो है एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। याद रखिएगा, सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इन्होंने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट को जीता है। तो याद रखेंगे, एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा, इस वर्ष उनका पहला खिताब था, यानी 2023 का उनका पहला खिताब था। याद रखिएगा, यहां पर एक बात और याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर का 52वां टूर खिताब जीता है। क्लियर है? यहां पर आपको यह भी याद रखना होगा कि यह उनका दूसरा खिताब है। 2007 में 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने यह खिताब जीता था। कौन सा? एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। याद रखिएगा, एडिलेड इंटरनेशनल टाइटल के फाइनल में अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को इन्होंने पराजित किया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, किसको पराजित किया? सेबेस्टियन कोर्डा को। अगला देखिए, अगला टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। याद रखिएगा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को हरा दिया था, यानी नोवाक जोकोविच की वहां जीत हुई थी। उसी तरह से ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में भी नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की। और यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि नोवाक जोकोविच ने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल को खेला और उनको हर बार जीत हासिल हुई है। नोवाक जोकोविच के बारे में एक फैक्ट और आपको ध्यान में रखना है कि 34 बार उन्होंने ग्रैंड स्लैम फाइनल मैच खेला है, जिसमें सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम उनके जीतने का रिकॉर्ड है, और उन्होंने इसके साथ राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो नोवाक जोकोविच ने जीत हासिल की है पुरुष एकल में, उन्होंने किसको हराकर जीत हासिल की? तो याद रखिएगा, ग्रीस के खिलाड़ी का नाम है स्टेफानोस सितसिपास। क्या नाम है? स्टेफानोस सितसिपास। और कहां के हैं? ग्रीस के खिलाड़ी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यदि हम नोवाक जोकोविच, जिनके बारे में अभी आपने जाना कि इन्होंने सबसे ज्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल की बराबरी की, उस 22 ग्रैंड स्लैम में 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 2 फ्रेंच ओपन है, 7 विंबलडन है, 3 यूएस ओपन शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं महिला एकल खिताब की। तो याद रखिएगा, जो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है वो जीता है एरिना सबालेंका ने। क्लियर है? यहां पे आर्यना सबालेंका लिखा है, जबकि इनका सही प्रोनाउंसिएशन है एरिना सबालेंका। तो याद रखेंगे, महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? एरिना सबालेंका ने। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा, ये बेलारूस की है। इन्होंने किसको पराजित करके ये खिताब जीता? तो याद रखिएगा, कजाकिस्तान की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एलेना रायबकीना। क्या नाम है? एलेना रायबकीना। याद रखिएगा, ये जो सबालेंका ने खिताब जीता है, इन्होंने पहला सिंगल्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, जो कि बेलारूस की महिला खिलाड़ी है। यदि हम बात कर लें मिश्रित युगल की, तो याद रखिएगा, मिश्रित युगल के फाइनल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, इन दो जोड़ियों ने सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। चूंकि इनका संबंध भारत से है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिश्रित युगल का खिताब लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस ने जीता। किसको हराकर? सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराकर। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो विविध खेल से संबंधित है, और इसमें जो सबसे पहला दिया गया है फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस। याद रखिएगा, 11 फरवरी 2023 को फॉर्मूला ई सीजन 9 की रेस का आयोजन पहली बार हैदराबाद तेलंगाना में किया जाएगा। क्लियर है? यानी ये सीजन 9 का मतलब 9वां सत्र है ये। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन
ग्रैंड प्रीमियर का जो आयोजन हुआ था, उसके बाद देश में पहली बार इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस प्रतियोगिता का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि जो फॉर्मूला ई और मोटर स्पोर्ट्स की संचालन संस्था है, जिसका नाम क्या है, FIA, उसने आगामी 9वें सत्र, जो कि 2022-23 सत्र है, इसके अस्थायी कार्यक्रम को जारी किया है। इसके अकॉर्डिंग 14 जनवरी को पहला दौर मैक्सिको में और जो 16वां यानी अंतिम दौर होगा वो लंदन, ब्रिटेन में होगा। और जो अभी ऊपर चर्चा हुई है कि भारत के हैदराबाद में जो 11 फरवरी को होगा वो इस चैंपियनशिप का चौथा दौर होगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि दुनिया की सबसे तेज, सबसे हल्की और सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक रेस कार, जिसका नाम क्या है, द जेन 3, ये हैदराबाद आ रही है। क्लियर है? यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि फॉर्मूला ई रेसिंग की जो शुरुआत है वो 2014 में हुई थी। भारत की ओर से करुण चंडोक इस रेस में हिस्सा लिया था। क्लियर है? तो यह भी पूछा जा सकता है कि करुण चंडोक का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला ई रेसिंग से संबंधित है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला खेल है ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023। याद रखिएगा, अनाहत सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीत लिया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023 में लड़कियों का जो अंडर 15 स्क्वैश खिताब था वो किसने जीता, तो आपका जवाब होगा अनाहत सिंह ने। याद रखिएगा, अनाहत सिंह कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे कम उम्र की खिलाड़ियों में से एक थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अनाहत सिंह ने फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेस को 3-1 से पराजित किया है। तो यह भी याद रखेंगे कि अनाहत सिंह ने किसको पराजित किया, मिस्र की सोहेला हजेम को। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश जूनियर ओपन है ये प्रत्येक वर्ष जनवरी में यूके में आयोजित किया जाता है, जिसमें विश्व के सभी बेहतरीन खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। अगला देखिए, अगला टॉपिक है सांसद खेल महाकुंभ 2022-23। याद रखिएगा, 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में जिले के शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का जो दूसरा चरण का था, इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये कहां पर आयोजित हो रहा है सांसद महाकुंभ, तो याद रखिएगा ये जो सांसद खेल महाकुंभ है ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि बस्ती जिले के लोकसभा सांसद का नाम क्या है, हरीश द्विवेदी। उनके द्वारा इन खेलों का आयोजन 2021 से किया जा रहा है। क्लियर है? यहां पर एक बात और आपको जानना आवश्यक है कि ये जो बस्ती के लोकसभा सांसद हैं हरीश द्विवेदी जी, वो देश के इकलौते सांसद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद पिछले वर्ष सबसे पहले अपने जनपद बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया था। याद रखिएगा, सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन 2 चरणों में हुआ। अभी चर्चा भी हुई कि दूसरे चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया 18 जनवरी 2023 को। इसका जो पहला चरण था वो पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक चला और ये जो दूसरा चरण है ये 18 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 को भी ध्यान में रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार जो खेल से संबंधित जितने करंट के टॉपिक थे उसको कंप्लीट करा दिया गया है। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।